जी अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं आपका चैप्टर 18 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इस वीडियो में हम इसका लास्ट पोर्शन चेक वाला वो डिस्कस करेंगे एंड इसी में हम क्या करेंगे आपके चैप्टर 18 को कंक्लूड करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 18 की बेसिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद हमने डिस्कस किया आपके बिल ऑफ एक्सचेंज एंड फिर डिस्कस किया डिटेल में प्रोमिसरी नोट। जी, सबसे पहले चेक, जैसे कि हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, एक पर्सन ड्रॉ कर रहा होता है और आप क्या कर रहे होते हैं, एक ड्राई होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है, पेई होता है। और यहाँ पर भी क्या होती है, तीन पार्टीज होती हैं, जैसे कि ड्रार होता है, ड्राई होता है एंड पेई होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये पेएबल ऑन डिमांड होता है, जबकि हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में देखा था कि वो पेएबल ऑन डिमांड भी हो सकता है और पेएबल ऑन स्पेसिफिक टाइम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है, वो टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है और डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। लेकिन जो चेक है वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, एक डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा। जब जो पेई है अगर वो पैसे लेना चाह रहा है तो जैसे वो जाके बैंक में चेक देगा, अपनी डिमांड करेगा, जो ड्राई होगा वो क्या करेगा, उसको पेमेंट कर देगा। Above definition reveals that the check is a bill of exchange but is different in the following two characteristics. Dry will always be a banker. अब यहाँ पर क्या है, ड्राई क्या है, विल always be a banker है। लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में था, ड्राई एक पर्सन भी हो सकता है। और ये क्या है, ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, जबकि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो पेएबल ऑन डिमांड भी हो सकता है और टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। अभी किसी स्पेसिफिक इवेंट के बाद पेमेंट होगी, किसी स्पेसिफिक डेट पे पेमेंट होगी, या सर्टन टाइम ऑफ सर्टन डेज के बाद क्या होगी, आपकी पेमेंट होगी। अब यहाँ पर जो चेक में पार्टीज कितनी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि हमने देखा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में भी तीन पार्टीज थी, ड्रॉर था, ड्राई थी एंड पेई थी। जबकि प्रोमिसरी नोट में दो पार्टीज थी, एक था जो बिल ऑफ एक्सचेंज सॉरी प्रोमिसरी नोट को इशू कर रहा था, दूसरी पार्टी क्या थी, जो प्रोमिसरी नोट को एक्सेप्ट कर रही थी। यहाँ पर हमारे पास ड्रॉर कौन है, इट इज ए पर्सन हु ड्रॉज ए चेक। वो पर्सन जिसने पेमेंट करनी है, जो चेक इशू कर रहा है, उसको हम ड्रॉर कह रहे हैं। और यहाँ पर ड्राई कौन है, वो पर्सन जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि वो पेमेंट करे। मतलब वो बैंक चेक के केस में हमेशा ड्राई कौन होगा, एक बैंक होगा। तो ड्राई कौन होगा, वो बैंक जिसमें पेयर जो पे कर रहा है उसका बैंक अकाउंट होगा, वो बैंक क्या होगा, हमेशा ड्राई होगा। पे कौन होगा, जिसको चेक दिया जा रहा है, जिसको पेमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल जिसको हम अपनी वर्ड्स में कह सकते हैं कि डेटर जिसने पैसे लेने हैं और क्रेडिटर जिसने पेमेंट करनी है। अगर हम देखेंगे जहाँ पर ए एंड एक पार्टी बी है, ए ने क्या करने हैं, बी को पैसे देने हैं। यहाँ पर ए क्या करेगा, चेक ड्रॉ करेगा। अब ए का जो बैंक अकाउंट है वो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, क्या है उसका बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पर जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो ड्रॉई है। ए क्या करेगा, अपना चेक इशू करेगा, बी को क्या करेगा, चेक देगा। और ये बी क्या करेगा, ड्रॉई से जाकर पेमेंट रिसीव कर देगा। इस एग्जांपल में ए ड्रॉअर है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ड्राई है एंड बी क्या है, पेई है जिसने पेमेंट रिसीव करनी है। अब हम अपने एक एसेंशियल्स को डिस्कस करते हैं, जो बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल्स थे, सिमिलरली वही के आपके चेक के भी एसेंशियल्स हैं। ये क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी इन राइटिंग। जी, चेक बिल्कुल राइटिंग में होता है। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे एंड नॉट ए रिक्वेस्ट टू पे। हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में भी पढ़ा था कि वो क्या कर रहा है, वहां पर ऑर्डर दे रहा होता है कि जी हाँ मैं क्या करूंगा कि हाँ जी आप इसको पेमेंट करें। और ड्राई क्या करता है, उस ऑर्डर के बिहाफ पे जो पे होता है उसको पेमेंट कर देता है। द ऑर्डर मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। चेक के ऊपर कोई कंडीशन आप ऐड नहीं कर सकते और उसके ऊपर क्या होती है, सर्टन सम ऑफ मनी लिखी होती है। अगर वहां पर अमाउंट एम्बिग्युइटी हो, एम्बिगुअस अमाउंट हो, तो बैंक क्या कर देता है, उस चेक को डिसऑनर कर देता है। बैंक कहता है मैं इस चेक की पेमेंट नहीं करूंगा। इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉर, क्योंकि जो बंदा चेक इशू कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, उसके साइन वहां पर होना कंपलसरी है। अगर उस पर साइन नहीं होंगे तो ड्रॉई क्या करेगा, पेमेंट नहीं करेगा। द थ्री पार्टीज मस्ट बी सर्टन, जहां पर मेंशन होना चाहिए कि पैसे चेक इशू कौन कर रहा है, क्योंकि ड्रॉर चेक के ऊपर जिसका अकाउंट होता है, जिसका चेक होता है, जो ड्रॉर होता है,
उसका नेम, उसका अकाउंट नंबर मेंशन होता है, तो वो पार्टी क्या होगी, सर्टन हो गई। और ड्राई की सर्टन किस तरह होगा, क्योंकि चेक के ऊपर क्या होता है, उस बैंक का, जिस बैंक का चेक होता है उस बैंक का नेम लिखा होता है, वो बैंक भी क्या होता है, सर्टन हो गया। थर्ड पार्टी क्या होती है, पेई। अब पेई का चेक के ऊपर नाम भी हो सकता है और नाम के बगैर भी चेक हो सकता है, तो वहां पर भी क्या हो सकती है, वो पार्टी सर्टन ही होगी। द ऑर्डर मस्ट बी पेड ए सर्टन सम, वहां पर क्या होता है, चेक के ऊपर एक सर्टन सम, क्लियर अमाउंट लिखी होती है कि आपने इसकी इतनी पेमेंट करनी है। द ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी ओनली, क्योंकि चेक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जस्ट मनी की पेमेंट ही ऑर्डर कर सकते हैं और कोई ऑर्डर नहीं कर सकते। इट मस्ट ऑलवेज बी ड्रॉन अपॉन ए स्पेसिफाइड बैंकर, क्योंकि जो चेक आप इशू कर रहे होंगे वो किसी स्पेसिफिक बैंक का होगा, ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, एसेंशियल एलिमेंट यहाँ पर फुलफिल हो रहा होगा। इट मस्ट ऑलवेज बी पेएबल ऑन डिमांड, जी आपका जो चेक होता है ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड होता है, जब आप चाहें अपने उस चेक को बैंक के पास लेकर जा सकते हैं और अपनी पेमेंट की डिमांड कर सकते हैं। अब हम, अब इससे पहले तक हमने जस्ट चेक दो तरह के पढ़े थे, एक बियरर चेक था, एक ऑर्डर चेक था। अब हम चेक में एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, उससे हमारा चेक क्या होता है, काफी सिक्योर हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ऑफ चेक कहते हैं, क्रॉस चेक कहते हैं। अगर हम किसी भी चेक के ऊपर दो लाइनें लगा लें, जैसे यहाँ पर लाइनें दो लगी हुई हैं, अगर दो खाली लाइनें लगा लें तो हमारा चेक क्या हो जाता है, क्रॉस चेक हो जाता है। अभी दो लाइनें लगाने की वजह से हमारा चेक काफी महफूज हो जाता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। अब ए ने बी को पेमेंट करनी है। अब अगर ए बी को चेक इशू करता है, वो बियरर चेक है, पेबल और ऑर्डर चेक है, जो भी है, तो वो क्या होगा, अगर बी से वो चेक क्या हो जाता है, गुम हो जाता है। अगर बियरर चेक है तो कोई पर्सन, जिस पर्सन को वो चेक मिलता है, वो चेक उठाएगा, बैंक के पास चला जाएगा और जाकर क्या कर लेगा, पेमेंट करवा लेगा, काउंटर पर जाकर उस चेक को कैश करवा लेगा। अगर बी चाहते हैं कि वो इस पेमेंट को, इस चेक को महफूज बनाए कि ये पैसे जस्ट बी ही रिसीव कर सके, बी ही कलेक्ट कर सके, अगर चेक गुम भी हो जाए तो बी के अलावा कोई पर्सन इसमें से पैसे ना निकाल सके। तो लॉ में एक, उन्होंने एक हमें ऑप्शन दिया है, एक थोड़ा सा हमें बेनिफिट दिया है। वो कहते हैं कि अगर आप किसी चेक के कॉर्नर पर दो लाइंस लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं कि क्रॉसिंग चेक, आपने चेक को क्रॉस कर दिया है, तो उस केस में ये चेक जो होता है जिसके ऊपर दो लाइंस लगी होती हैं, आप जाकर काउंटर में कैश, काउंटर पे जाकर कैश रिसीव नहीं कर सकते। उस केस में क्या होता है, लेट सपोज ए का बैंक बैंक अकाउंट है एमसीबी में और बी का बैंक है, अकाउंट है एचबीएल में। नॉर्मल केस में क्या होता है कि अगर ए बी को क्या देता है, चेक देता है, और वो चेक किसका, एमसीबी अकाउंट का चेक है, तो बी क्या करेगा, एमसीबी में जाकर वो चेक क्या कर लेगा, कैश करवा लेगा। अगर ए क्या करता है कि वो ए उस चेक के ऊपर दो लाइनें लगा देता है, तो फिर उस केस में बी एमसीबी में जाकर काउंटर पे कैश रिसीव नहीं कर सकेगा। बी क्या करेगा, उस चेक को ए से लेगा, वो एचबीएल अकाउंट में जाकर उस चेक को जमा करवाएगा और एचबीएल को कहेगा, जनाब ये मेरा चेक है, आप इसके पैसे एमसीबी बैंक से मंगवाकर मेरे अकाउंट में जमा कर दें। उसके अलावा बी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो इस चेक के पैसे कलेक्ट कर सके या कैश करवा सके या रिसीव कर सके। अब हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है और हम एक टाइप्स देखेंगे कि हम किस तरह से एक चेक को क्रॉस कर सकते हैं, किस तरह से हम एक चेक को महफूज से महफूज तर बना सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे। क्रॉस चेक मींस ड्राइंग टू पैरेलल लाइंस ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द चेक। अगर जहां पर हम दो पैरेलल लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं तो हमारा चेक क्या हो जाता है, क्रॉस चेक हो जाता है। तो ऐसा चेक हम कभी भी काउंटर पर जाकर उसके पैसे रिसीव नहीं कर सके। उसमें हम लाइन के दरमियान कुछ लिख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर अकाउंट पे लिखा हुआ है, या हम खाली भी क्या कर सकते हैं, दो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों केसेस में चेक क्या होगा, क्रॉस चेक ही होगा। अब खाली लाइंस ड्रॉ करने और उन लाइंस के दरमियान कुछ लिखने में क्या डिफरेंस है और कुछ लिखने के क्या बेनिफिट्स हैं, ये हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कि चेक विद और विदाउट एडिशनल वर्ड्स, कि अगर पैरेलल लाइंस एम्प्टी भी लगा सकते हैं या कुछ एडिशनल वर्ड भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं।
अब नीचे वाले पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करते हैं, आगे चल के डिस्कस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये हमारे पास अब क्रॉसिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग क्या है? आपने एक चेक पे लिखा पे मिस्टर अली, अमाउंट 50,000 रुपए, और आपने इन वर्ड सारा कुछ नीचे सिग्नेचर कर दिए। आपने उसके लेफ्ट कॉर्नर पर दो पैरेलल लाइन क्या कर दी, ड्रॉ कर दी, और उन लाइंस के दरमियान आपने क्या कर दिया, वर्ड कर दिया एड कंपनी और एनी एब्रिविएशन ऑफ इट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इस केस में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप क्या करते हैं कि आप जनरल क्रॉसिंग के अंदर आप क्या एम्प्टी क्रॉसिंग भी कर सकते हैं, या उन लाइंस के दरमियान आप मेंशन कर देते हैं वर्ड्स कि आपने क्या करना है इस कंपनी को, या आप क्लाइंट का नाम मेंशन कर देते हैं। अब जनरल क्रॉसिंग का इस तरह से ऊपर लाइंस लगाने और उसमें एंड कंपनी लिखने का इफेक्ट क्या होगा, चेक की नेचर में क्या तब्दीली आएगी, क्या वो पहले की तरह होगा या उसमें कोई ना कोई अपडेट्स या कोई ना कोई चेंजेस आती हैं। अब उसको हम देखते हैं कि वो कौन सी हो सकती हैं। ये पहली हमारे पास क्या है कि इफेक्ट इसका क्या होना है। मैंने चेक इज क्रॉस जनरली द बैंकर ऑन whom it is drawn shall not pay it otherwise than to a बैंकर। जैसे मैंने पिछली अभी एग्जांपल दी थी, एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी। अब ए ने अगर बी को चेक इशू किया है, दिया है, तो उस केस में जो ड्राई होगा वो कौन होगा, ए का बैंक होगा। लेट्स सपोज वो कौन सा है, एमसीबी बैंक है। इसको हम क्या कहते हैं, पेयर बैंक भी कहते हैं, वो बैंक जिसने पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि अगर जनरल क्रॉसिंग कर दी है मिस्टर ए ने, तो उस केस में जो मिस्टर ए का बैंक है वो उसकी पेमेंट तब तक नहीं करेगा जब तक कोई दूसरा बैंक उससे इस पेमेंट की डिमांड नहीं करेगा। ये कैसे होगा कि मिस्टर ए मिस्टर बी को चेक देगा, मिस्टर बी अपने बैंक में जाएगा जिस बैंक में मिस्टर बी का बैंक अकाउंट है। जैसे कि हम एग्जांपल में ले लेते हैं नेशनल बैंक। वो नेशनल बैंक में जाएगा, वहां पर वो चेक जमा करवाएगा जो ए ने बी को दिया है, और फिर क्या करेगा, नेशनल बैंक मिस्टर बी की बिहाफ पे एमसीबी बैंक से क्या करेगा, पेमेंट की डिमांड करेगा, और फिर पेमेंट एमसीबी क्या करेगा, नेशनल बैंक को पेमेंट इशू कर देगा, पेमेंट रिलीज कर देगा। तो ये आपका जनरल क्रॉसिंग का इफेक्ट है। फिर हम आते हैं आगे के स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में थोड़ी सी हम थोड़ा एडवांस चले जाते हैं, आपका चेक ज्यादा सिक्योर हो जाता है। अब वो किस तरह होता है वो डिस्कस करते हैं। A check is said to be crossed specially where it bears across its face an addition of name of the banker। जी, पहले में हमने क्या कहा कि दो लाइन लगाई। जनरल क्रॉसिंग क्या होती है, हमने दो लगाई और बीच हमने लिख दिया एंड कंपनी या एंड को, या हमने एम्प्टी लाइंस छोड़ दी। अब स्पेशल क्रॉसिंग में क्या हो गया कि आपने दो लाइंस लगाई इस तरह से, और आपने लाइंस के दरमियान किसी बैंक का नाम लिख दिया, लेट्स सपोज एमसीबी बैंक। अब हम यहाँ पर एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। अब पार्टी ए ने पार्टी बी को पेमेंट करनी है। पार्टी ए क्या करती है, पार्टी बी को चेक इशू करती है, और पार्टी ए का जो अकाउंट है वो किस में है, एचबीएल बैंक में है। अब पार्टी ए क्या करती है, जब चेक इशू करती है तो चेक के ऊपर क्रॉस करके उन लाइंस के दरमियान लिख देती है कि एमसीबी बैंक। अब वो चेक को इशू कर देती है मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी का अगर एमसीबी बैंक में अकाउंट है, तो फिर वो क्या करेगा, उस चेक को एमसीबी बैंक में जमा करवाएगा। और सिमिलरली ऊपर वाली एग्जांपल की तरह एमसीबी बैंक क्या करेगा, एचबीएल से क्या करेगा, मिस्टर बी के बिहाफ पे पेमेंट रिसीव करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मिस्टर बी का एमसीबी बैंक में अकाउंट ही नहीं है, उसका अकाउंट है नेशनल बैंक के अंदर, तो फिर इस केस में मिस्टर बी को अपना पहले एमसीबी बैंक में अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, और अकाउंट ओपन करवाने के बाद फिर वो क्या कर सकता है, इस चेक की पेमेंट रिसीव कर सकता है। क्योंकि मिस्टर ए ने ऑर्डर दे दिया है थ्रू स्पेशल क्रॉसिंग कि इस चेक की पेमेंट
एमसीबी बैंक के बगैर मेरा बैंक किसी और बैंक को नहीं करेगा। ये तो हमें कंफर्म है कि क्रॉस चेक की पेमेंट बैंक टू बैंक होती है, लेकिन यहाँ पर थ्रू स्पेशल क्रॉसिंग मिस्टर ए ने कह दिया है कि मेरे इस चेक की पेमेंट मेरा बैंक एमसीबी बैंक के अलावा किसी और बैंक को नहीं करेगा। यहाँ पर इफेक्ट में हम पढ़ते हैं, स्पेशल क्रॉसिंग के अंदर आप पैरालाइज्ड लाइंस ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, अगर जस्ट आप ऊपर बैंक का नाम लिख देते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं उसको क्रॉस कर रहे हैं, वो भी मोर देन इनफ है। अब इफेक्ट क्या है स्पेशल क्रॉसिंग का, जहां पर वही बताएगा जो मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया है। व्हेन ए चेक इज क्रॉस स्पेशली द बैंकर ऑन whom इट इज ड्रॉन shall नॉट पे, जहां पर किसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, ड्राई कौन है, एचबीएल बैंक है, वो पेमेंट नहीं करेगा इट अदरवाइज देन टू ए बैंकर टू whom इट इज क्रॉस, ये क्रॉस किया गया एमसीबी बैंक को, मतलब ये एमसीबी बैंक के अलावा एचबीएल बैंक किसी और बैंक को इस चेक की पेमेंट नहीं करेगा। अगर किसी और बैंक को इस चेक की वो पेमेंट करता है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये फिर रिस्पॉन्सिबल होगा, लायबल होगा एमसीबी बैंक को बाद में पेमेंट करने का, या मिस्टर बी से बाद में क्लेम कर सकता है, या मिस्टर ए एचबीएल को भी क्या कर सकता है, सू कर सकता है कि इसने मेरे ऑर्डर के अगेंस्ट किया है। तो ये आपका क्या है, स्पेशल क्रॉसिंग का इफेक्ट है। ये अब हम देखते हैं आपके आगे रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। अब इसका क्या इम्पैक्ट होना है वो डिस्कस करते हैं। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में बी एडेड विद जनरल क्रॉसिंग बाय एडिंग द वर्ड्स अकाउंट पे और अकाउंट पे ओनली। अब आपने क्या किया, ऊपर चेक के ऊपर दो लाइन लगाई, ऊपर आपने लिख दिया अकाउंट पे ओनली। अब इसका क्या मतलब है कि जिस पर्सन का चेक के ऊपर एज ए पे में नाम लिखा हुआ है, ये चेक की अमाउंट सिर्फ उसी पर्सन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर आप रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कर देते हैं तो उसके बाद इस चेक को आप फर्दर निगोशिएट नहीं कर सकते, आप मतलब उस चेक को फर्दर इंडोर्स नहीं कर सकते किसी थर्ड पार्टी को, क्योंकि चेक के ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं। पार्टी जिस पार्टी ने चेक इशू किया है उसने ऑर्डर दे दिया है कि ये जो चेक की पेमेंट है इसमें जो पे का नाम लिखा हुआ है जस्ट उसी के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, उसके अलावा किसी और अकाउंट में किसी और पर्सन को इसकी पेमेंट रिसीव नहीं होगी। तो फिर क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग जब आप करते हैं तो उसके बाद आपका ये चेक फर्दर इंडोर्स नहीं हो सकता, आप उसकी इंडोर्समेंट नहीं कर सकते। Strictly speaking, the amount collected on the check must be credited only onto the account of pay। तो ये आपकी क्या है, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। अब नेक्स्ट हमारी जो लास्ट क्रॉसिंग की टाइप है वह नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग। हमने क्या पढ़ा था कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, निगोशिएबल होता है, तभी इसका नाम ही क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अगर वो नॉट निगोशिएबल हुआ तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी उसको हम नहीं कहेंगे, और चेक हमारा क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप चेक के ऊपर दो लाइन लगाते हैं और उसके अंदर आप लिख देते हैं कि नॉट निगोशिएबल, तो उसके बावजूद भी ये फर्दर इंडोर्स हो सकता है, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये जो आप इसके ऊपर लिखते हैं नॉट निगोशिएबल लिखेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये जस्ट आप चेक को महफूज से महफूज तर बनाने के लिए इसके ऊपर मेंशन करेंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्या पढ़े थे, एसेंशियल्स पढ़े थे। उन एसेंशियल में से एक था होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक पार्टी ए है, पार्टी बी को क्या करती है, चेक इशू करती है, पार्टी बी पार्टी सी को इंडोर्स कर देती है। अब पार्टी सी से वो चेक क्या हो जाता है, गुम हो जाता है। अब पार्टी डी क्या करती है, उस चेक को ढूंढ लेती है, जिस तरह से भी चुरा लेती है पार्टी सी से, एंड पार्टी डी वो चेक पार्टी ई को दे देती है। जब वो चेक पार्टी डी के पास था तो उसका जो होल्डर था उसके पास जो स्टेटस था वो थोड़ा सा उसमें इशू था, हम कह सकते हैं कि उसने चोरी किया हुआ था तो वो उसका ऑनर नहीं था। लेकिन जब जैसे वो पार्टी ई के पास गया तो उसके पास उसको नहीं आइडिया था कि ये चेक पार्टी डी ने चुराया हुआ है,
तो उसकी जब हैंड में वो चेक किया तो उसका जो स्टेटस था, क्योंकि वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा था, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स था। लेकिन जब आप किसी चेक के ऊपर नॉट निगोशिएबल लिख देते हैं, तो उस केस में वो पार्टी जिसके हैंड में उसका जो होल्डिंग स्टेटस है वो गलत है। तो अगर वो आगे ट्रांसफर भी कर देते हैं, बेशक पार्टी ई को पता ना हो, लेकिन उसके हैंड में भी उसका जो स्टेटस है वो डिस्टर्ब ही रहेगा। उसमें जो उसकी हमने जो एक मेन फीचर है नेगोशिएबिलिटी का, वो खत्म हो जाता है कि फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में अगर एक पार्टी डी जिसने चेक चोरी किया था, अगर वो पार्टी ई को ट्रांसफर करता है, तो फिर वो क्या होगा, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स होगा ई के हैंड्स में। लेकिन अगर आप उसको नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग कर देते हैं, तो जो स्टेटस उसका डी के हैंड्स में होगा, सिमिलरली वही स्टेटस उसका ई के हैंड्स में होगा, बेशक ई क्या कर रहा हो, गुड फेथ में एक्ट कर रहा हो। ये आपकी क्या है, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग जो हमने डिस्कस की हैं। अब हम देखते हैं कि क्या एक चेक जब आप इशू कर रहे हैं, क्या उसी वक्त क्रॉस हो सकता है, क्या आप उसको बाद में भी क्रॉस कर सकते हैं। जैसे हमने जब देखा था कि जब हमने इंडोर्समेंट पढ़ी थी, हमने कहा था कि हम इंडोर्समेंट, जो बंदा चेक इशू कर रहा है ऊपर उस टाइम भी सारा कुछ कर सकता है, और बाद में हमने देखा था कि आप इसको इस तरह से इंडोर्स कर सकते हैं फर्दर। सिमिलरली अगर एक पार्टी ए है, उसने चेक दिया पार्टी बी को, अब पार्टी ए ने उसको क्रॉस नहीं किया था, अब पार्टी बी के पास जब वो चेक किया तो पार्टी बी क्या कर सकती है उसको, अगर एक चेक अनक्रॉस्ड है, द होल्डर में क्रॉस इट जनरली और स्पेशली। अगर बी होल्डर है, बी के पास ये चेक है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस कर सकते हैं, जनरली भी कर सकते हैं, स्पेशली भी कर सकते हैं। जनरली किस तरह करेंगे, जस्ट वो चेक के ऊपर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, और स्पेशली किस तरह करेंगे कि जस्ट वो चेक को लाइंस के दरमियान किसी स्पेसिफिक बैंक का नाम मेंशन कर देंगे। अगर एक चेक जनरली क्रॉस्ड है, तो वो जनरली क्रॉस चेक को स्पेशली में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन लाइंस के दरमियान जो पहले से ड्रॉ होंगी उनमें आप क्या कर सकते हैं, अपना किसी बैंक का नेम मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई चेक ऑलरेडी जनरली या स्पेशली आपने क्रॉस किया हुआ हो, तो आप उसमें एक वर्ड ऐड कर सकते हैं, नॉट निगोशिएबल, तो आपका चेक क्या हो जाएगा, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में फॉल कर जाएगा। अगर आपका एक चेक क्या है, क्रॉस स्पेशली है, तो आप उसके साथ एक एडिशनल किसी और बैंक का क्या नाम मेंशन कर सकते हैं, जो आपको अपना एज एजेंट अपॉइंट कर देंगे, तो आपका ये डबल स्पेशली चेक क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ये एक हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर जो बैंक पेमेंट कलेक्ट कर रहा है, तो क्या उसकी कोई लायबिलिटी है कि नहीं लायबिलिटी। अब वो लायबिलिटी किस तरह से हो सकती है, अगर हम यहाँ से पहले एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, पार्टी ए ने चेक इशू किया पार्टी बी को, और पार्टी बी से वो चेक गुम हो गया, या पार्टी सी ने क्या किया, पार्टी बी से वो चेक क्या कर दिया, चोरी कर लिया। अब पार्टी सी क्या करती है, वो चेक जाके जमा करवा देती है अपने बैंक में, एमसीबी बैंक में। अब ये चेक क्रॉस था, अब यहाँ पर क्या करता है, एच में जो पार्टी है जिसने चेक इशू किया था, उसका चेक था एचबीएल बैंक। अब एमसी उस चेक को देखकर एमसीबी को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि जो सी के पास चेक है ये इसका अपना नहीं है, बल्कि ये इसने चोरी किया हुआ है। अब सी एमसीबी बैंक क्या करता है, सी के बिहाफ पे एचबीएल से पेमेंट कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि सी के जो ये स्टेटस था, जो उसने चेक उसके हैंड में था, वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स नहीं था, वो डिफेक्टिव स्टेटस था उस चेक का। तो जो सी ने एमसीबी बैंक ने पेमेंट कलेक्ट की है एचबीएल से सी के बिहाफ पे, एमसीबी बैंक क्या है, इसके लिए लायबल है, क्या उसको कोई प्रोटेक्शन दी गई है लॉ में। लॉ क्या कहता है कि if the collecting banker has collected a check on behalf of a person whose title to the check was defective, he would be protected and would not be held liable in conversion to true honor, provided he proves that ही एक्टेड इन गुड फेथ, जी उसने गुड फेथ में एक्ट किया, उसको नहीं आइडिया था कि ये सी का चेक है कि नहीं है, और उस चेक को देकर कोई उसको हिंट भी नहीं मिला कि ये चेक क्या है, डिफेक्टिव इसका स्टेटस है। द चेक वाज ऑलरेडी क्रॉस्ड, चेक ऑलरेडी क्रॉस्ड था, इसने खुद क्रॉस नहीं किया। ही रिसीव्ड द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, क्योंकि उसका कस्टमर कौन है, सी है, उसने उसकी क्या सर्विसेज ही क्या है, बैंक की ड्यूटी क्या है कि वो सर्विसेज देता है, कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट करता है, कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट रिसीव करता है।
उसने वैसे ही क्या किया है, काम किया है, तो उस केस में एमसीबी बैंक क्या होगा, लायबल नहीं होगा, सी क्या होगा, पर्सनली लायबल होगा। ये आपकी क्या है, कलेक्टिव बैंकर को क्या है, आपको प्रोटेक्शन गिवन है। अब हम देखते हैं कि जो पेमेंट कर रहा है, राइट ऑफ द होल्डर अगेंस्ट द बैंकर। अब जो बैंकर पेमेंट कर रहा है, जो पेयर है, मतलब ये है कि एक एग्जांपल में हम देखते हैं कि ए ने पेमेंट की करनी थी बी को, ए ने चेक इशू किया बी को। अब ए का बैंक किस अकाउंट में, किस बैंक में अकाउंट है, एचबीएल में अकाउंट है। तो जो पर्सन ए के बिहाफ पे पेमेंट करेगा, ड्रॉई कौन होगा, एचबीएल होगा। तो एचबीएल को क्या प्रोडक्शन होगी, पेयर को क्या प्रोडक्शन होगी, वो डिस्कस करते हैं। The holder has no right of action against the banker for refusing to pay the check because there is no privity of contract between him and the banker। क्योंकि B एंड HPL के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट किसका आपस में है, A एंड HBL का है एंड A एंड B का है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर क्या है, B इन्फोर्स कर सकते हैं HBL को कि उसने पेमेंट क्यों नहीं की, और HBL क्या होगा, लायबल होगा। अगर क्या होता है कि होल्डर बी थोड़ा लेट हो जाता है पेमेंट एचबीएल के पास चेक डिपॉजिट करवाने में, एंड एचबीएल क्या हो जाता है आपका, इंसॉल्वेंट हो जाता है, आपका वो क्या हो जाता है, लिक्विडेशन में चला जाता है, आपका एचबीएल बैंक बंद हो जाता है, उसके लॉसेस आ जाते हैं, उसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे। तो उस केस में क्या हो जाता है, फिर एचबीएल बैंक क्या हो जाता है, बी का क्रेडिटर बन जाता है। दूसरा केस आपके पास क्या होता है कि आपने एचबीएल, हालांकि जो चेक था ये क्या था, क्रॉस चेक था, जो कि आपने बैंक टू बैंक ट्रांसफर होना होता है। लेकिन जो बैंक पेयर्स है, जो बैंकर है, जो एचबीएल बैंक है, उस क्रॉस चेक को काउंटर के ऊपर पे कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, फिर एचबीएल बैंक लायबल हो जाता है, क्योंकि जो लॉ है, रूल है, उसने उसको ब्रीच किया है। तो उस केस में क्या होगा, एचबीएल बैंक बी के लिए पर्सनली लायबल होगा। अब हमारे पास है कुछ हमने डिस्कस करनी है, ये हमारे लास्ट टॉपिक्स हैं, डिस्कशंस हैं कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें जो पेयर बैंक है वो पेमेंट को रिफ्यूज कर सकता है। अगर कस्टमर क्या करता है, ऑर्डर करता है बैंक को कि इस नंबर का जो चेक मैंने इशू किया हुआ है, आपने इसकी पेमेंट नहीं करनी। जब लॉ क्या करता है, पेमेंट को मना कर देता है, जैसे कि इसहाकडार के अकाउंट्स को क्या किया हुआ है, सील कर दिया गया हुआ है। तो इसहाकडार के अकाउंट से आपको पेमेंट ना, आप पेमेंट नहीं कर सकते, बैंक पेमेंट नहीं करेगा। अगर कस्टमर की डेथ हो गई है, जिसका अकाउंट था उसकी डेथ हो गई है, जिसने चेक ड्रॉ किया था उसकी डेथ हो गई है, तो उस केस में बैंक पेमेंट नहीं करेगा। अगर उसकी डेथ की न्यूज से पहले बैंक कोई पेमेंट कर देते हैं, तो उस केस में बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लायबल नहीं है, वो पेमेंट वैलिड होगी। अगर उसकी डेथ के बाद, डेथ की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी वो चेक की पेमेंट कर देते हैं, तो उस केस में भी क्या होगा, बैंक रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और उसके अलावा अगर बैंक क्या करता है, बैंक सॉरी नहीं, कोर्ट कस्टमर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है, तो फिर क्या करेगा, बैंक पेमेंट नहीं करेगा। अगर बैंक को नोटिस रिसीव हो जाता है कि आपका जो कस्टमर है वो पागल हो गया है, तो फिर बैंक पेमेंट नहीं करेगा। अगर कस्टमर ने, जिसका जो ड्रॉर है चेक का, वो बैंक को एक असाइनमेंट देता है कि आप मुझे मेरी बैलेंस बताओ, क्रेडिट बैलेंस आज की डेट पे, तो उस डेट पे भी, उस डेट पे बैंक क्या करेगा, कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेगा उस अकाउंट से, तो बैंक क्या करेगा, उस ट्रांजैक्शन को, उस चेक की पेमेंट को उस दिन रिफ्यूज कर देगा। अगर बैंक को रिसीव है, यकीन है कि जो पर्सन चेक की पेमेंट रिसीव करने आया है उसका जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है, तो चेक बैंक पेमेंट नहीं करेगा। अगर कस्टमर जो है, जिस पर्सन ने चेक ड्रॉ किया है, वो कहते, जो बैंक को इन्फॉर्म करता है कि उसका ये चेक गुम हो गया है, तो उस केस में भी क्या करेगा, बैंक पेमेंट नहीं करेगा। अगर उस चेक के अंदर कोई मटेरियल अल्टरेशन की गई है, तो उस केस में भी कस्टमर सॉरी बैंक क्या करेगा, पेमेंट नहीं करेगा। अगर जो सिग्नेचर्स किए हुए हैं आपने बैंक के ऊपर, बैंक नहीं सॉरी चेक के ऊपर जो सिग्नेचर्स किए हुए हैं ड्रॉर ने, अगर वो मैच नहीं हो रहे जो बैंक के रिकॉर्ड्स में सिग्नेचर्स अवेलेबल हैं, तो उस केस में वो पेमेंट नहीं करेगा। अगर बैंक को ये नोटिस रिसीव हुआ है कस्टमर की तरफ से कि वो अकाउंट क्लोज कर दें उसका, तो फिर उस केस में भी उस अकाउंट से, कस्टमर के उस अकाउंट से पेमेंट नहीं होगी, बैंक रिफ्यूज कर सकता है। ये आपका था चैप्टर 20 जो हमने यहाँ पर कंक्लूड कर दिया है। अब हम इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे।